पत्थर पे कुदरत की फनकार ने दस्तक दी। फिर चलने लगा जादू और फूट पड़ा दरिया। ख्वाबों के खजानों का पत्थर हो के शीशा हो, लकड़ी हो के कपड़ा हो, धातु हो कि नगीना हो, धागा हो या मिट्टी हो। हर शय से उभर आया जीवन का नया चेहरा। फनकार के हाथों से काढ़े गए ये चेहरे, आईना हैरत है, तहरीरे शिफाकत है, अनमोल विरासत है, अनमोल विरासत है। फिलहाल हम हैं हैदराबाद में, निज़ामों का ये शहर, और यहाँ से 128 किलोमीटर दूर है शहर बिदर। ये शहर जो कि मरकज़ है बिदरी दस्तकारी का। फ़िलहाल हम खड़े हैं हैदराबाद में, और ये शहर कभी जाना जाता था अपनी बेपनाह दौलत के लिए, और आज इसकी शोहरत है यहाँ के कदीम आसारों में, जिनमें से एक है यहाँ की मखसूस दस्तकारी बिदरी। बिदरी जिसका वक़ार है स्याह पस मंज़र में चांदी से किया हुआ काम, और इसकी दिलकशी इस बात में है कि इसके रंग बाहर से नहीं बल्कि अंदर से रोशन होते हैं। तो आइए समझते हैं उन मरहलों को जिनमें बिदरी के काम को अंजाम दिया जाता है। आइए चलिए हमारे साथ। बिदर इस फन का असली मरकज़ था। हैदराबाद और बीजापुर बिदरी फनकारी के मरकज़ की हैसियत से बाद में उभरे। 17वीं और 18वीं सदी में बंगाल का मुर्शिदाबाद और बिहार का पूर्णिया और 19वीं सदी में लखनऊ इस फन के मरकज़ के तौर पर उभरे। बिदरी का काम करने के लिए फनकार कई तरह का खाम माल, औजार और आलात इस्तेमाल करते हैं। खालिल भाई, आप हमें बताइए कि बिदरी के फ़न में किस किस तरह के औजारों आलात का इस्तेमाल होता है? हर कारीगर की हाथों की ताकत उसके औजार होते हैं जी। जैसा कि हथौड़ा है, चिमटा है और फाइल है, रंदा है, और ये टूल्स है जो हाथों से अपने ही यहाँ पे बनाए जाते हैं। इसके साथ ही तराजू, क्रूसिबल, तरह तरह के ब्रश और लेथ मशीन भी काम आती है। ये औजार और आलात बहुत सादा होते हैं। कारीगर कारखाने में हस्बे जरूरत भट्टी भी रखता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन बिदरी के फ़न से तैयार होने वाली छोटी से छोटी चीज़ कम से कम 10 से 11 कारीगरों के हाथों से होकर गुजरती है। हर कारीगर का अपना खुद का हुनर है और उस हुनर की अपनी अहमियत है। पहला मुकाम होता है मोल्डिंग, जहाँ पर उस चीज़ का ढांचा बनाया जाता है। एक बार ढांचा बना लिया गया, फिर हम आगे बढ़ते हैं दूसरे मकाम पर, जहाँ पर कि उस चीज़ को, उस ढांचे को फिनिशिंग दी जाती है और उस पर खूबसूरत नक्काशी की जाती है, ताकि तीसरे मकाम पर हम उस नक्काशी में चांदी के तार बिठा सकें। हैदराबादी ज़बान में इसको बिठवाई कहते हैं। खैर, ये है 3 मरहले जिनमें इस फ़न को अंजाम दिया जाता है, और किस तरह से ये करते हैं आइए देखते हैं। इस दस्तकारी के पहले मरहले में
कास्टिंग और मोल्डिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सामान को देखते हैं। कास्टिंग और मोल्डिंग को ढलवई भी कहा जाता है। इसके लिए जिन चीजों की जरूरत होती है वो हैं जिंक, कॉपर यानी तांबा, रोजन यानी रेजिन, मिट्टी, संगजीरा, संगजेश, पत्थर का पाउडर, अरंडी का तेल। इस दस्तकारी में इस्तेमाल धात को स्याह धात कहते हैं, जिसके ऊपर बिदरी का काम होता है। लेकिन अब ये स्याह धात है क्या? आइए जानते हैं। स्याह धात जिंक और तांबे का आमेजा है, जिससे एक हल्के भूरे रंग की मजबूत धात बनती है। कॉपर सल्फेट महलूल के आमेजश से कुछ देर के लिए एक स्याही पैदा हो जाती है, जिससे कुंदाकार को मदद मिलती है। ये मखलूत धात खासी भारी होती है। बिदरी में 95% जिंक और 5% तांबा होता है। तांबे की वजह से चमक पैदा होती है और मजबूती आती है। इस धात का भारीपन इसकी खामी है, लेकिन इसकी मोटाई कुंदाकारी के दबाव को बर्दाश्त करने में मददगार साबित होती है। बिदरी के काम की शुरुआत कास्टिंग मोल्डिंग यानी ढलवई से शुरू होती है। बिदरी की किसी भी आराइशी या इस्तेमाल की चीज बनाने के लिए उसका सांचा लिया जाता है। यहाँ पर कई तरह के सांचे अपना हुस्न बिखेर रहे हैं। कास्टिंग ढलवई के लिए सबसे पहले मिट्टी को तैयार किया जाता है। मिट्टी, अरंडी का तेल और रोजन को गर्म किया जाता है। अरंडी का तेल 60% और रोजन 40% लेते हैं। अरंडी का तेल और रोजन को मिट्टी में अच्छी तरह से मिला लिया जाता है। तेल और रोजन से मिट्टी में लचक पैदा हो जाती है, जो कास्टिंग में मदद करती है। ये पैटर्न को हम लोग क्या करते हैं साहब, डाई पे रखते हैं। रखने के बाद इसके ऊपर पाउडर इस्तेमाल करते हैं। ऐसा पाउडर, क्योंकि मट्टी पकड़ना नहीं इसको, इसके लिए फिर ऐसा बॉक्स रखते हैं। बॉक्स रखने के बाद इसके ऊपर स्मूथ मट्टी डालते हैं। चुने गए सांचे के दोनों पलड़ों में मिट्टी भर लेते हैं। अच्छी तरह से सांचे की मिट्टी को बराबर हमवार कर लिया जाता है। फुकने की मदद से बनने वाली चीज के ढांचे पर फैले मिट्टी के जर्रात साफ कर लिए जाते हैं, ताकि मोल्ड साफ सुथरा सही शक्ल इख्तियार कर सके। सांचे के दोनों डिब्बों में मिट्टी के ऊपर संगजीरा, संगजेश का पाउडर छिड़क दिया जाता है। ऐसा करने से सांचे के डिब्बे आपस में जुड़ते नहीं हैं। और कितने मोल्ड बनाते होंगे आप एक दिन में? अब सांचे को बंद कर दिया जाता है और पांव के दबाव से सांचे को दबाया जाता है। मोल्डर का काम बड़ा ही मुश्किल है। तजुर्बेकार कारीगर बड़ी खूबसूरती से, सब्र और मुशक्कत से एक अच्छा सा ढांचा बनाना चाहता है। उसी बुनियाद पर बाकी के सारे काम टिके हैं।
इस बर्तन में 95% जिंक और 5% तांबा कॉपर का आमेजश है। भट्टी पर पिघलाई गई धातुओं के आमेजा को बड़ी एहतियात से निकालकर सांचे तक ले जाते हैं। सांचे पे बने इन सुराखों के जरिए सांचे के अंदर पिघली हुई धात डाली जाती है। ठंडा हो जाने के बाद मिट्टी की तह को तोड़कर मतलूबा शक्ल के बर्तन को बाहर निकाल लिया जाता है। बर्तन का रंग जस्ते की तरह होता है और खासा भारी भी। इस तरह अपनी जरूरत के मुताबिक कई तरह के आराइशी सामान बना लिए जाते हैं। कास्टिंग ढलवई के बाद जो आइटम स्याह धात का तैयार होता है उसकी सतह खुरदरी होती है। कभी कभी चीज की आउटर लाइन भी बन जाती है। सबसे पहले इन मसनूआत की आउटर लाइन यानी बाहरी किनारों को फिनिश किया जाता है। कारीगर अलग अलग औजारों की मदद से इनकी सतह को चिकना हमवार करता है। कारीगर इस दौरान रेतियों का इस्तेमाल बखूबी करते हैं। सतह को सैंड पेपर की मदद से भी चिकना किया जाता है। मसनूआत के डिजाइन को निखारने के लिए और उसकी सतह को हमवार करने के लिए लेथ मशीन पर बफिंग की जाती है। बिदरी फन का दूसरा मरहला है डिजाइनिंग। डिजाइन ड्रॉ करने से पहले बर्तन को कॉपर सल्फेट के घोल में डालकर धात की सतह को सियाह किया जाता है। ये नीला तोता टेम्पररी कलर के लिए और हम हमारे डिज़ाइन की सहूलत के लिए लगाते हैं और थोड़ा सा पानी में भिगाकर इसको ऐसे ब्लैक कर लेते हैं, टेम्पररी ब्लैक डिज़ाइन के लिए। इससे डिजाइन बनाने वाले कारीगर को नमूने साफ तौर पर नजर आ जाते हैं जिन पर उसे कुंदाकारी करनी है। फनकार डिजाइन खींचने के लिए पतली छेनियों जैसी कलमों का इस्तेमाल करता है। वैसे बगैर ट्रेस किए अपने तस्वुरात को धात पर शार्प मेटल स्टाइलस की मदद से डिजाइन की शक्ल देना वाकई काबिले तारीफ है। किसी भी आराइशी या इस्तेमाल करने वाली चीज पर जब नक्काशी हो जाती है, डिजाइन बन जाता है, तो बिदरी का काम तीसरे मरहले में पहुंच जाता है जिसे एनग्रेविंग या खुदवई कहते हैं। बिदरी के फनपारे को मजबूती से पत्थर के ऊपर लगे मोम की सतह पर जमा लिया जाता है। ऐसा करने से ये फनपारा अपनी जगह से हिलता नहीं है और खुदवई का काम आसानी से कर लिया जाता है। फनकार छोटी छोटी छेनियों और दूसरे औजारों से नमूने की एनग्रेविंग यानी खुदवई करता है ताकि खांचों में चांदी सोने के तारों या पत्तियां बिठाई जा सकें। फनकार बड़ी एहतियात से नमूने पर खुदाई करता है। खुदाई करने से कारीगर को चांदी के तार या पत्तियां बिछाने के लिए जरूरी गहराई मिल जाती है। बिदरी फन का चौथा मरहला इनलेइंग का है।
इनलेइंग को बिठवई कहा जाता है। बिठवई, जिसमें डिजाइन्स में चांदी भरी जाती है। चांदी के बारीक तार या पत्तियों को उंगली और छेनी की मदद से उठाया जाता है और खुदे हुए डिजाइन के खांचों में बैठा दिया जाता है, जिसके लिए उस पर आहिस्तेगी से छोटे हथौड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। ये चांदी का तार फिक्स हो रहा है। सीधा स्ट्रेट राइट। इनलेइंग के बाद बिदरी का नमूना सतह पर खिल के आ जाता है। इनलेइंग यानी बिठवई कई तरीकों से की जाती है, जैसे तारकशी, जिसमें तारों का इस्तेमाल होता है। बिदरी का खूबसूरत नमूना ताही निशान, इसमें चांदी की शीट पत्थरों से सजावट की जाती है। मेहताबी काम में नक्शकारी को धातु की शीट में काट लिया जाता है और फिर उसे फनपारे पर बिठाया गढ़ा जाता है। ऐसे में नक्काशी का पैटर्न आराइशी चीज की काली सतह पर दिखाई देता है। इसे आफताबी भी कहते हैं। फनकार आज भी पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे नमूनों को बना रहा है। बिदरी में फूल, पत्ती, बेलें वगैरह तो बनती ही हैं, लेकिन ज्योमेट्रिक पैटर्न भी बखूबी बनाए जाते हैं। अरबी जबान में कुरान की आयतों से भी बिदरी की चीजें सजाई जाती हैं। बिदरी की मसनूआत को इनलेइंग के बाद बखूबी फिनिश किया जाता है। अगर जरूरत महसूस हो तो फनपारे की बफिंग भी की जाती है। बफिंग मशीन पर अलग अलग नंबर और अलग अलग साइज के अंबरी ब्रश लगाए जाते हैं और बिदरी के सामान को हमवार और चमकदार किया जाता है। बिदरी फन के आखिरी मरहले में बिदरी की मसनूआत पर मुस्तकिल सियाह रंग लगाया जाता है। इसे ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस भी कहा जाता है। सियाह काला रंग चढ़ाने के लिए खास मिट्टी की जरूरत होती है, जो उजड़े दयारों की अंदरूनी गहराइयों में मिलती है। इस तरह की मिट्टी उन इमारतों के अंदर पाई जाती है जहां 200-300 साल तक मिट्टी पर सूरज की रोशनी और बारिश की बूंद तक न पड़ी हो। 6 हिस्से मिट्टी, 1 हिस्सा नौशादर, इन दोनों को पानी में मिला लिया जाता है। इस घोल को नवासा राम भी कहते हैं। आज भी चंद फनकार इस तरह की खास मिट्टी को बीदर के किले से लेकर आते हैं। इस घोल को उबाला जाता है। और बिदरी के फनपारे को इस उबलते घोल में डाल दिया जाता है। चंद मिनटों ही में बिदरी के शहपारे को बाहर निकाल लेते हैं और फिर पानी से साफ कर लेते हैं। इस गर्म घोल में शहपारे पर पूरी तरह से स्याह रंग चढ़ जाता है, लेकिन चांदी के काम पर कोई असर नहीं पड़ता।
इस पूरे अमल से इन शहपारों पर जादुई चमक पैदा हो जाती है। काली सतह पर चमकती चांदी का काम बेइंतहा जाजिब नजर लगता है। दरअसल बिदरी के फन का ये मुख्तलिफ अंदाज ही इसकी खुसूसियत है, जो धात के किसी और फन में मुमकिन नहीं। ये बहुत सुंदर है बाबा, वाकई बहुत सुंदर है। रंग चढ़ाने के बाद बिदरी के शहपारों को सुखाकर उस पर नारियल का तेल मल दिया जाता है, जिससे इसकी सतह का स्याह रंग और भी गहरा हो जाता है। भाईजान, ये नारियल का तेल लगाकर कब तक छोड़ते हैं आप इसे? ये रंग चढ़ाने के बाद जी। ये कोकोनट ऑयल लगाकर एक रात भर के लिए इसको भिगाने के लिए रख देंगे, जिससे इसका काला कलर बिल्कुल अपनी डार्कनेस में आ जाए। खलील भाई, मैं भी ज़रा इन ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट्स पे अपना हाथ आजमाती हूँ, ज़रा तेल लगाती हूँ। कल रात को जो हमने इसको तेल लगाया था, इसको अभी पोंछ कर अभी पॉलिशिंग करेंगे, इसको फाइनल फिनिशिंग करेंगे। ये सिल्वर पॉलिश है। फिर 10 से 12 घंटों के बाद मलमल के कपड़े से इस पर पॉलिश कर लेते हैं। पॉलिश तो सूख गई। हाँ, सूखने के बाद इसको कपड़े से इसको रबिंग कर दी। जी। रबिंग से इसमें शाइनिंग आ जाएगी चांदी। और इस तरह बिदरी का शहपारा अब तैयार हो चुका है। स्याह पसे मंजर पर दमकता चांदी का ये रंग कितना खूबसूरत लग रहा है, और कितने हैरत अंगेज हैं बिदरी के ये नमूने। आपको जानकर हैरानी होगी कि अलाउद्दीन सानी की आंखें भी खैरा हो गई थी बिदरी के हुस्न को देखकर। अलाउद्दीन सानी, जो कि बिदर के सुल्तान थे, उन्हें उनकी तख्तपोशी के मौके पर बिदरी फ़न के चंद नमूने पेश किए गए थे। इस फनकारी ने उन पर ऐसा जादू चलाया कि उन्होंने बिदरी के दस्तकारों को बीजापुर से बिदर आने की दावत दी। यहाँ उन्हें तमाम सहूलतों और शाही सरपरस्ती से नवाजा गया, और फिर अपनी किसी सालगिरह के मौके पर सुल्तान ने इसे बिदरी का नाम दिया। एक ज़माना था जब बिदरी का फ़न राजा महाराजाओं के शौक़ और शाही सरपरस्ती का मोहताज था। उनके पीकदान, उनके उगालदान, उनके हाथ धोने के बर्तन जैसी तमाम चीज़ों तक ही ये सीमित था। लेकिन आज छोटी छोटी मुख्तलिफ़ चीज़ें जैसे कि हेयर क्लिप्स, कफलिंग्स, की रिंग्स, कॉरपोरेट गिफ्ट्स, छोटे छोटे तोहफे जो लोग एक दूसरे को देते हैं, पेपर क्लिप्स और ऐसी कई तमाम चीज़ों के रूप में आम जिंदगी में भी शुमार है।
बिदरी फन को अब नए कदरदान हासिल हो गए हैं और इसे न सिर्फ अपने मुल्क में बल्कि बैरूने ममालिक में भी जबरदस्त फरोग मिल रहा है। बिदरी फन को आज जो नई आबोताब हासिल हुई है, उससे हमारी सकाफती जिंदगी में बहुत से नए रंग शामिल हो गए हैं। उम्मीद है कि ये रंग इसी तरह रोशन रहेंगे। हमें आवाज देती है ये सदियों की विरासत, हमें आवाज देती है ये सदियों की विरासत। हमें महफूज रखो, हमें जिंदा रखो यारो, के हम हैं हुनर हिंदुस्तान के। अनमोल विरासत, अनमोल विरासत, हमें आवाज देते हैं ये सदियों की विरासत। हमें आवाज देती है ये सदियों की विरासत। हमें महफूज रखो, हमें जिंदा रखो यारो, कि हम हैं हुनर हिंदुस्तान के। अनमोल विरासत, अनमोल विरासत, अनमोल विरासत, अनमोल विरासत।